तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरस लैब्स के बारे में। और लॉरस लैब के स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में क्वार्टर टू के नतीजे आए, उसके बाद तो स्टॉक में और ज़्यादा प्रेशर हमको देखने को मिला है। लेकिन समस्या देखिए यही समाप्त नहीं हुई है। कल के दिन एक बड़ी न्यूज़, एक बड़ी अपडेट आई है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो इस न्यूज़ का यहाँ पर हो सकता है स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिले, इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, स्टॉक में बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, विद रीजन विद रैशनल आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नजर आ रही है और मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या बोला है, इस कॉन कॉल में क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, उसके कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कल के दिन यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है लॉरस लैब के रिगार्डिंग। तो अभी यहाँ पर जो फार्मा कंपनीज हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो यहाँ पर यूनिट्स हैं, उन पे अभी यूएस एफडीए इंस्पेक्शन चल रहा है। तो 24 से 28 अक्टूबर तक लॉरस लैब की जो विशाखापट्टनम वाली फैसिलिटी है उस पर भी इंस्पेक्शन हुआ। और यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि इनको यहाँ पर फॉर्म 483 विद वन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इशू कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन क्या ये नेगेटिव, ये जो है इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर नहीं है, वो थोड़ा हम समझेंगे, बने रहिए। हालांकि देखिए जो ऑब्जर्वेशन है प्रोसीजरल इन नेचर है। दी कंपनी विल एड्रेस द ऑब्जर्वेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस। तो फार्मा कंपनीज के साथ ये एक ज़रूर यहाँ पर समस्या है कि यूएस एफडीए रेगुलेटरी ओवरहैंग यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो ये ऑब्जर्वेशन है क्या ये समस्या है। तो देखिए दो चीज़ें होती है, एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक वार्निंग लेटर होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। तो देखिए मैं आपको गूगल बाबा के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली इट इज़ अ नोटिस दैट हाईलाइट्स पोटेंशियल रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स व्हाइल अ वार्निंग लेटर इज एन एस्केलेशन ऑफ दिस नोटिस। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मिला है हो सकता है कुछ यहाँ पर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जिसको यहाँ पर यूएस एफडीए ने हाईलाइट किया और फॉर्म 483 इनको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस यहाँ पर करेक्टिव एक्शन प्लान्स यहाँ पर जो है यूएस एफडीए को यहाँ पर एड्रेस करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन वार्निंग लेटर अगर मिल जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या होती। वार्निंग लेटर यहाँ पर 2017 में मिला था डिवीज लैब को, और डिवीज लैब एक ही दिन में 20% के लोअर सर्किट पे गया था और थोड़े समय तक स्टॉक जो है 40% तक भी, 35 से 40% तक भी करेक्ट हुआ था। हालांकि उसने बहुत जल्द इसको रेक्टिफाई किया था, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज नहीं कर पाती, इसलिए डिवीज अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग लेटर नहीं है। वार्निंग लेटर क्यों दिया जाता है, यहाँ पर अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, जो यहाँ पर यूएस एफडीए नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उसको वार्निंग लेटर दिया जाता है। क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा फार्मा कंपनीज है वो काफ़ी बड़ा जो चंक है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं रेगुलेटेड मार्केट्स में। तो यहाँ पर अगर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर एक स्लैब लगता हुआ नजर आता है यूएस एफडीए का। लेकिन यहाँ पर वार्निंग लेटर जो है नहीं है, नो ऑब्जर्वेशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे ख्याल से आराम से यहाँ पर वो एड्रेस कर पाएंगे। लॉरस लैब के जो मैनेजमेंट, जो कंपनी है, वो यहाँ पर आराम से इसको एड्रेस कर देगी। और 15 दिन का यहाँ पर समय होता है यहाँ पर उनको ये जो है बेसिकली करेक्टिव एक्शन प्लान यहाँ पर वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी कंपनी को ये ऑब्जर्वेशन मिला है, इशू हुआ है फॉर्म 483। 10 मई 2022 मतलब मई के महीने में 2022 में सन फार्मा को भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिला था, फॉर्म 483 यहाँ पर इशू हुआ था। और स्टॉक के प्राइस में 4 से 5% तक की करेक्शन हमको देखने को मिली थी। अभी कुछ टाइम पहले सितंबर 23 सितंबर से 29 सितंबर तक जायडस लाइफ साइंसेज की कुछ फैसिलिटीज़ पे यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ था, तो उनको 2 ऑब्जर्वेशन और फॉर्म 483 यहाँ पर इशू किया गया था। और दोनों ही स्टॉक, चाहे सन फार्मा की बात करें चाहे जायडस की बात करें, उससे पहले ऑरबिंदो को भी मिला था, ग्लैन फार्मा को भी मिला था, सब यहाँ पर जो है सारे स्टॉक जो है रिकवर कर जाते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। स्टॉक हो सकता है एक नी जर्क रिएक्शन ज़रूर दिखाए, लेकिन उसका यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉक गिरेगा ज़रूर, लेकिन रिकवर भी कर सकता है। लेकिन समस्या देखिए ये है कि स्टॉक अपने एक मेजर सपोर्ट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन है यहाँ पर काफ़ी बार डिमांड आती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर हमको पैनिक सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो माल बेचते हुए निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट ले लिया, अगर यहाँ पर गिरावट नहीं हुई तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करा थोड़े दिन तो काफ़ी अच्छी बात है।
लेकिन अगर गिरता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक फिर यहाँ पर 350 से 360 की रेंज में भी आ सकता है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 20% नीचे है। तो आप सोचेंगे यार 20% और करेक्ट हो सकता है तो काफ़ी बड़ी समस्या है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए समस्या तो है। Q2 के नंबर्स वीक आए सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पर जो है कंगाली में आटा गीला ये भी है कि भैया इनके ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये 2 समस्या हो चुकी है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है स्टॉक में। वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर आप देखिए कि गिरावट हो रही है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है, इसमें कोई यहाँ पर मुझे तो डाउट नहीं लगता कि ये स्टॉक यहाँ पर 350 से 360 तक आ सकता है। नहीं आए तो देखिए काफ़ी अच्छी है, अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में। नहीं आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आता है तो यहाँ पर हमको क्या रणनीति फॉलो करनी है वो मेन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सिर्फ देखिए Q2 और ये इंस्पेक्शन, ये जो ऑब्जर्वेशन आई है, सिर्फ यही समस्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ा और प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कॉन कॉल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पर स्टेटमेंट नज़र नहीं आए मैनेजमेंट से। वो क्या है, चलिए वो आपके सामने साझा करता हूँ। तो देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सीडीएमओ की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल रही है इस साल में, लेकिन आगे आने वाले साल में क्या ये सस्टेन कर पाएगी ग्रोथ या नहीं? क्योंकि अभी काफ़ी लार्ज परचेज ऑर्डर इनके पास थे। तो यहाँ पर एक काफ़ी हाई बेस बन चुका है सीडीएमओ का। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सीडीएमओ की ग्रोथ सस्टेन करेगी या नहीं? तो वो सत्यनारायण चावा साहब का क्या कहना था कि वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, वी हैव द लीवर्स टू ग्रो, बट वी विल गिव यू मोर कलर एंड अपडेट्स एज वी कम क्लोजर टू द फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत ज़्यादा देखिए कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं है। इन्होंने बोला कि हम आपको और ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएंगे व्हेन वी कम क्लोजर टू दी व्हेन वी कम क्लोजर टू दी फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने बोला है कि हम कैपेसिटीज़ काफ़ी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेस काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक समस्या ज़रूर है। देखिए सीडीएमओ की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं, एक मेन क्वेश्चन ये बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी कुछ एक कोविड प्रोडक्ट्स भी थे, आई थिंक पैक्सलोविड एक कोविड प्रोडक्ट था जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल हुई, रेवेन्यू हुआ, जिसकी वजह से भी काफ़ी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ा बेस बन चुका है। हो सकता है इसके, हालांकि बात हुई नहीं है कॉन कॉल में, लेकिन जब मैं पहले की कॉन कॉल पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ ये देखने को मिली कि इसकी वजह से इनकी काफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी। जो एक ये कोविड ड्रग है, कोविड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल है या नहीं वो एक मेन क्वेश्चन है। ये हमने ग्लैंड फार्मा में भी देखा, ये हमने डिवीज़ में भी देखा। डिवीज़ में जो इनका मोलनुपिराविर जो कोविड ड्रग था उसकी वजह से काफ़ी सेल हुई। ग्लैंड फार्मा की एक कोविड ड्रग थी यहाँ पर जो मुझे नाम अभी याद नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी सेल हुई। जैसे यहाँ पर सेल डाउन हो रही है कोविड ड्रग की, स्टॉक में गिरावट हुई, डिवीज़ में भी हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है लॉरस में भी ये समस्या आ सकती है। तो सीडीएमओ की ग्रोथ यहाँ पर सस्टेनेबल है नहीं है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैनेजमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये समस्या है। और इनका कहना है कि देखिए जो यहाँ पर जो 1 बिलियन का टारगेट था वो भी 10% से इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। और यहाँ पर जो एआरवी सेल्स हैं, एपीआई की जो फॉर्मुलेशन की सेल्स हैं, प्राइस इरोशन हमको होता हुआ देखने को मिला है। डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं बिजनेस के, प्राइस डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से इनका कहना है कि इसकी वजह से हम आगे आने वाले कुछ 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर हो सकता है कि हमारी सेल्स बढ़ती हुई देखने को ना मिले। इसकी वजह से हमने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारी गाइडेंस जो है उसको लोअर किया है, जो हमारे एस्पिरेशन टारगेट्स हैं उसको लोअर किया है। तो ये एक समस्या रह सकती है मेरे ख्याल से दोस्तों। यहाँ पर अभी अगले आने वाले 2 क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, Q3 और Q4, बिकॉज इनको यहाँ पर एक तो सिग्निफिकेंट रैंप अप दिखाना पड़ेगा एआरवी जो है फॉर्मुलेशन में। उसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट की स्टेटमेंट से तो झलक नहीं रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। क्योंकि पास्ट 6 मंथ में इन्होंने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन अभी जो इनकी रेवेन्यू है वो 150 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिली एआरवी एपीआई से। तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप बन चुका है और प्राइस इरोशन ऑलरेडी हो रहा है। तो यहाँ पर लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी फॉर्मुलेशंस का रेवेन्यू हमको पिकअप करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, सीडीएमओ की रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, क्या एक जो ये बड़ा बेस बन चुका है इसको ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, जो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग, थोड़ा सा लेस प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए हो सकता है 1 साल यहाँ पर प्रेशर रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया 1 साल का है लॉरस लैब में, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल में अच्छी यहाँ पर ग्रोथ आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर या फिर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ तो हमको यहाँ पर पैसा बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा देखिए, अगर आपका 6 महीने का नज़रिया 1 साल का नज़रिया है तो आप लॉरस लैब को
बेच के निकल सकते हैं। जी हाँ, तो सेल कर दीजिए, साफ-साफ कहना चाहूँगा, बिल्कुल ब्लंट यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट रहेगा कि अगर आपका 6 साल, 6 महीने, 1 महीने साल का नज़रिया है, तो लॉस लैब को आप सेल करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया 1.5 साल का है, ठीक है, 1.5 साल से 2 साल का नज़रिया है, तो लॉरस लैब को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 350 तक आता है, तो आप इसको और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी Q3 और Q4 में देखेंगे क्या स्थिति रहती है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका 1.5-2 साल, 3 साल का नज़रिया है या फिर 5 साल का नज़रिया है, तो लॉरस लैब को आप ऐड कर सकते हैं, इस लेवल से ऐड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ इनकी जो है हमको कमेंस होती हुई देखने को मिलेगी FY24 में, FY25 में। R&D सेंटर्स इनके कमेंस होने वाले हैं। आई थिंक 3 से 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी स्टार्ट होने वाली है, जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है CDMO के लिए। और CDMO की ग्रोथ मुझे लगता है काफ़ी अच्छी आएगी। इनका एक बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है इनका CDMO का, वो हमको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आई थिंक एक साल के अंदर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर केपेक्स है काफ़ी सारा, वो किक इन करता हुआ नज़र आएगा, और काफ़ी अच्छी, मतलब यूनिक टेक्नोलॉजीज़ पे कंपनी काम कर रही है, ठीक है। लॉरस लैब की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ पर ARV APIs की बात नहीं करेंगे, CDMO में तो ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर कमेंस होती हुई देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़े स्केल पे काम करेंगे। साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे भी कंपनी काम कर रही है। देखिए, CDMO और लॉरस बायो, CDMO में जो इनके पास स्केल आएगी वो काफ़ी अच्छी आ सकती है। बाकी लॉरस बायो में जो बायोटेक इनका एक सेगमेंट होने वाला है, जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट फूड प्रोटीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। रिच कोर लाइफ साइंसेज का जो इन्होंने एक्विजिशन किया था, उस डिवीजन में आई थिंक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी सीन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो करीब 12% CAGR से जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मार्केट है ग्लोबली, वो 12% CAGR से पूरा सेगमेंट, पूरा सेक्टर ग्रो करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर लॉरस लैब का जो एक्विजिशन है रिच कोर का, वो काफ़ी बड़ा एक डार्क हॉर्स यहाँ पर साबित हो सकता है। तो ये होगी एक टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फूड प्रोटीन की जो टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी CAR-T थेरेपी, जो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले साझा की थी, CAR-T सेल थेरेपी, जहाँ पर ये कैंसर से को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है। और अभी कुछ यहाँ पर केसेस भी आए हैं जो CAR-T थेरेपी से जो है रिजॉल्व होते हुए नजर आए हैं कैंसर के। तो अगर ये यहाँ पर बड़ी टेक्नोलॉजीज बनती है, जो कि इन्होंने इम्यूनो एक्ट का यहाँ पर एक्विजिशन किया था, ये अगर बड़े बनते हैं, तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डार्क और साबित हो सकते हैं। तो CDMO और यहाँ पर लॉरस बायो, जहाँ पर अपनी बड़ी फर्मेंटेशन 1 लाख किलो लीटर की जो है फर्मेंटेशन कैपेसिटी भी इनकी कमेंस होती हुई नजर आएगी, जहाँ पर ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉर दी लैंड पार्सल। तो अगर यहाँ पर दोस्तों जो फ्यूचर की ग्रोथ आएगी, वो इन दोनों सेगमेंट से आती हुई नज़र आएगी। और डेफिनेटली लॉरस लैब का जो एग्जीक्यूशन रहा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेगा। तो ये हो सकता है, देखिए मैं बायस्ड हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। अगर आपका यहाँ पर 1 साल का नज़रिया है, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि लॉरस लैब के स्टॉक में प्रेशर रह सकता है। अगर यहाँ पर ARV API से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट ना कर पाई आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी, तो यहाँ पर स्टॉक में और प्रेशर रहेगा। हालांकि देखेंगे आप, तो सिर्फ इसी सेगमेंट में जो है प्रेशर है। CDMO सेगमेंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, बायो सेगमेंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर को देखूँ, अगर मैं प्रेजेंट को छोड़ दूँ, अगर मैं आगे की ग्रोथ स्टोरी को देखूँ, तो वो मुझे इंटैक्ट नज़र आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिसमें पेशेंस है वो लॉरस लैब में बने रहिए, जिसमें पेशेंस नहीं है, साफ साफ कहना चाहूँगा, निकल जाइए फिर। क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे, तो अगर ये और स्टॉक 20% गिर गया, तो फिर आप ज़्यादा यहाँ पर, मेरे को लगता है कि पैनिक में आ जाएंगे, और यहाँ पर उसको फिर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और अपने एलोकेशन का ध्यान रखिए, 10% से ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर नहीं देना है। अगर आपको यहाँ पर कम विश्वास है इस पे, तो मेरे ख्याल से 6% एलोकेशन बहुत है लॉरस लैब में। ज़्यादा एलोकेशन आप डिवीज़ लैब में दे सकते हैं, क्योंकि डिवीज़ लैब यहाँ पर इससे बेहतर कंपनी है, गज़ब की कंपनी है, मार्केट लीडर है, तो उसमें ज़्यादा एलोकेशन दीजिए। लॉरस लैब में एलोकेशन देना है तो कम दीजिए। बाकी अगर आप लॉरस लैब एग्जिट करना चाहते हैं, तो एग्जिट कर सकते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो कम से कम नज़रिया यहाँ पर 2 साल का रखना आपको पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है लॉरस लैब में, तो यहाँ पर री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों लॉरस लैब के रिगार्डिंग अपडेट एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।